Standard 10 English. Lesson number 4.5 The Old Man and the Sea. Book Review. Students, ये जो लेसन है अर्नेस्ट हेमिंगवे का लिखा हुआ एक नॉवल के बारे में एक रिव्यू दिया हुआ है. नॉवल का नाम है ओल्ड मैन एंड द सी. And this novel is written by Ernest Hemingway. But this lesson is not written by Ernest Hemingway. ये लेसन किसी दूसरे ने लिखा है. अर्नेस्ट हेमिंगवे का ओल्ड मैन एंड सी नामक जो नॉवल है, उस नॉवल को रीड करने के बाद अपना ओपिनियन, उस नॉवल के बारे में अपना क्या राय है, उसके बारे में बताया हुआ है. सो लेट्स सी what is written about Old Man and the Sea. An old and experienced Cuban fisherman has a run of terrible bad luck and is unable to catch any fish for 84 days. An old and experienced, बहुत ही उम्र वाला, and experienced means अपने जो फील्ड है, काम का जो फील्ड है, उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस पाया हुआ एक क्यूबन फिशरमैन. क्यूबा इज अ कंट्री. क्यूबा में रहने वाला एक फिशरमैन, ओल्ड फिशरमैन, हैज़ अ रन ऑफ टेरिबल बैड लक. रन ऑफ टेरिबल बैड लक मीन्स कंटिन्यूसली अ सीरीज ऑफ बैड लक. काफ़ी टाइम से बैड लक झेल रहे हैं. एंड इज़ अनेबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 days. 84 डेज से कंटिन्यूसली एक भी फिश वो पकड़ नहीं पा रहे थे. His young and devoted apprentice Manolin has been forced by his parents to start working with another fisherman. Apprentice means a person work under someone to learn the work. ऐसा व्यक्ति जो काम सीखने के लिए, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है या एक्सपीरियंस काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अंडर काम करता है. आप लोगों ने देखा होगा कोई मेडिकल स्टोर में वगैरह वगैरह, कुछ स्टडीज़ के बाद बच्चे जाते हैं, अगर उनको वही फील्ड में इंटरेस्ट है तो उस मेडिकल स्टोर में जाकर काम करते हैं. कैसा काम करना चाहिए, काम के बारे में लर्न करने के लिए किसी के अंडर काम करना, दैट इज़ अप्रेंटिस. तो वो काम करते करते वो सीख भी जाएगा काम, साथ में उसको थोड़ा बहुत सैलरी नामक कुछ छोटा अमाउंट भी मिल जाएगा. तो वैसा व्यक्ति को अप्रेंटिस कहते हैं. तो हिज यंग एंड डिवोटेड, डिवोटेड मीन्स अपना काम को लेकर बहुत ही भक्ति से अपना काम करना, यानी बहुत ही लगाव से काम करने वाले जो अप्रेंटिस है, उनका नाम है मैनोलिन. हैज़ बीन फोर्स्ड मतलब ज़बरदस्ती किया गया बाय हिज पेरेंट्स. मैनोलिन को उनके पेरेंट्स ने बोल दिया कि स्टॉप वर्किंग विद दिस मैन. ये व्यक्ति के साथ काम करना स्टॉप करो एंड स्टार्ट वर्किंग विद अनदर फिशरमैन. दूसरे कोई फिशरमैन के साथ काम करो, क्योंकि ये फिशरमैन के साथ काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है. बिकॉज नाउ ही हैज़ अ बैड लक. शॉर्ट पीरियड के लिए भी नहीं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ बैड लक. So since this fisherman was facing a bad luck for long days, his apprentice Manolin also left him. छोड़ दिया उन्हें अपने पेरेंट्स के कहने पर. The old man resolves to sail out farther than all the other fishermen and attempt to catch the really big fish. तो ये ओल्ड मैन हार नहीं माना. उनके अप्रेंटिस उनको छोड़ के जाने के बावजूद भी ही रिसॉल्व्स मीन्स डिसाइडेड फर्मली, पक्का इरादा किया. ही रिसॉल्व्स टू सेल आउट. सेल आउट मीन्स बोट चलाकर और बाहर जाएंगे. फार्दर दैन ऑल द अदर फिशरमैन, बाकी सभी फिशरमैन जितना डिस्टेंस सी में जाते हैं उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस, उससे भी फार्दर जाएंगे, ऐसा डिसाइड किया. एंड अटेम्प्ट मीन्स ट्राई टू कैच द रियली बिग फिश. सबसे बड़ा या रियली एक बिग फिश को पकड़ेंगे, ऐसा रिसॉल्व
किया, ऐसा डिसाइड करके ये ओल्ड मैन निकल गए। ऑन द 85th डे, और 84 डेज तो वो पूरे बैड लक चल रहा था। एंड ऑन द 85th डे ही सक्सीड्स इन हुकिंग अ मार्लिन with his bait, but the marlin is too strong for him and starts pulling the boat. 85th डे में he succeeds, मतलब वो कामयाब होता है in hooking a marlin. मार्लिन एक फिश है, मार्लिन को हुक करने में, मतलब अपना जो फिशिंग रॉड में मार्लिन को अटकाने में, विथ इस बेट। बेट क्या होता है? फिश को वगैरह पकड़ने के लिए हम कुछ कीड़े या कुछ ऐसा फिश को पसंदीदा कोई सब्सटेंस, खाने लायक कोई चीज़ हम अपने हुक में लगाते हैं, और वो हुक के साथ अपना फिशिंग रॉड को पानी में डालने पर वो खाने के लालच में वो फिश आकर उसमें फंस जाते हैं, और वो हुक जो है उसके मुंह में फंस जाते हैं, और वैसा वो फिश फिर वो हुक से बच के जा नहीं पाता। तो वैसा एक बेट, यानी उसको पकड़ने के लिए एक बेट उस हुक में लगाए। आफ्टर ऑल एक मार्लिन उसमें फंस गया, बट व्हाट हैपेंड, द मार्लिन वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम। लेकिन ये फिशरमैन के लिए ऑलरेडी ही वाज ओल्ड, तो उनके लिए ये मार्लिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दैट मीन्स ही कुड नॉट पुल हिम आउट, पुल द मार्लिन आउट। वो मार्लिन को खींच के बाहर नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि मार्लिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एंड स्टार्ट्स पुलिंग द बोट, और ये मार्लिन इतना पावरफुल था कि वो बोट को खींच के आगे ले जाने लगे। ये जो दिखाया है ये एक मार्लिन का इमेज है, तो इसे देख के पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये फिश। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन्स स्ट्रगल विद द मार्लिन एंड इज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क्स। ये जो ओल्ड मैन एंड द सी जो स्टोरी है या जो नॉवल है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ओल्ड मैन्स स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स फाइट। ओल्ड मैन का लड़ाई विथ अ मार्लिन, मार्लिन नाम का जो फिश है उसके और ओल्ड मैन का आपस का जो स्ट्रगल, दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मार्लिन अपना जान बचाने के लिए और एंड ओल्ड मैन अपना जीवन बचाने के लिए, बराबर मीन्स अपने आगे का लाइफ के लिए, क्योंकि उनका रोजी रोटी फिशिंग में डिपेंडेड है, तो दोनों अपने अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे। दैट स्ट्रगल इज द स्टोरी ऑफ ओल्ड मैन एंड द सी। एंड लेटर हिज बैटल अगेंस्ट शार्क्स, सिर्फ मार्लिन से नहीं, उसके बाद फिर शार्क के साथ भी ओल्ड मैन का लड़ाई, इट इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। सोशल और हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मीन्स यहाँ पर सराउंडिंग्स या सर्कमस्टेंसेस। इस नॉवल के जो बैकग्राउंड सोशल, सामाजिक और हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से क्या इसका रिलेशन है। हेमिंगवेज नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। हेमिंगवे का जितने भी ऑनेस्ट हेमिंगवे, उनका नॉवल जो है वो ज़्यादातर रियल इवेंट में, रियल इंसिडेंट में डिपेंडेड रहता है, उस पर बेस्ड रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ड्रॉस हेविली ऑन हिज ओन लाइफ। और वो जो नॉवल है हेमिंगवे का नॉर्मली ड्रॉस हेविली ऑन हिज ओन लाइफ, मतलब उसमें जो स्टोरी बताए जाएंगे, जो कैरेक्टर्स होगा, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेमिंगवे का खुद का लाइफ के साथ रिलेटेड है। मीन्स उनका ही लाइफ का बहुत सारे हिस्से अपने नॉवल में वो डाल देते हैं। ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन द क्यूबन वाटर्स। क्यूबा के जो वाटर्स है, मतलब क्यूबा के जो वाटर सोर्सेस है, वहाँ पर क्यूबन सी में वगैरह उनको फिशिंग करने का बहुत एक्सपीरियंस है। किसको? अर्नेस्ट हेमिंगवे आर राइटर। एंड लाइक द ओल्ड मैन, और जिस तरह का, मतलब जिस तरह जो नॉवल के अंदर का जो ओल्ड मैन है, जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, उनके जैसा ही वॉज ऑल्सो अ फैन ऑफ बेसबॉल। हमारा अर्नेस्ट हेमिंगवे भी बेसबॉल का एक फैन है। ही वर्कड फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो रेड क्रॉस के लिए काम किया। रेड क्रॉस सोसाइटी विच वॉज फाउंड इन 1863 इन जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। ये रेड क्रॉस सोसाइटी ने वर्ल्ड वॉर में जो घायल हो गए वो लोगों को, सबको बहुत मेडिकल सपोर्ट देके बहुत सारे लोगों का जान बचाया। सो अर्नेस्ट हेमिंगवे वर्कड फॉर रेड क्रॉस society during the first world war and was injured by shrapnel when he was in Italy। जब वो इटली में था, shrapnel से, shrapnel वो प्रोजेक्टाइल है जिसके अंदर से जो बुलेट जाता है, मतलब वो इस तरीके का एक
बंदूक बोल सकते हैं, गन है जो जिसके अंदर से बुलेट जब जाकर टारगेट पहुंचने से पहले वो बुलेट डिफरेंट पार्ट्स में बर्स्ट आउट हो जाता है और अलग अलग डेस्टिनेशन उसको मिलता है। तो वैसा वाला एक बुलेट को बोलते हैं श्रैपनल, अ होलो प्रोजेक्टाइल कंटेनिंग बुलेट्स विच बर्स्ट बिफोर रीचिंग द टारगेट। टारगेट पहुंचने से पहले बर्स्ट आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो एक श्रैपनल से वो घायल भी हो गया था व्हेन ही वाज इन इटली। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स, हमेशा वो बात करते थे, अक्सर वो बात करते थे अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ। डिफीट यानी हार, डेथ यानी मौत। हार और मौत के खिलाफ इंसान को क्या करना ज़रूरी है? स्ट्रगल करना, लड़ना ज़रूरी है। हार के सामने हार जाना या मौत के सामने झुक जाना सही नहीं है। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट डेथ एंड डिफीट, ऐसा वो हमेशा बोलते रहते थे। एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन इन दिस स्ट्रगल। किस तरह डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, फर्म डिसीशन, एंड एंड्योरेंस, एंड्योरेंस बोलेगा तो द स्टैमिना, द पावर, द एबिलिटी टू कंटिन्यू फाइटिंग फॉर समथिंग, कंटिन्यू डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी पेनफुल और डिफिकल्ट एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी कंप्लेनिंग। कोई भी कंप्लेन के बिना तकलीफ से मतलब बहुत सबसे ज़्यादा तकलीफ वाला चीज़ को कंटिन्यू करने का जो स्टैमिना है, वो काम में कामयाब होने तक कुछ पर्पस के लिए लड़ते रहना या कंटिन्यू उसके लिए वर्क करते रहना, दैट पावर इज कॉल्ड एंड्योरेंस, पर्सिस्टेंस और स्टैमिना टू डू समथिंग कंटिन्यूसली। तो अगर हम पक्के इरादे से, डिटर्मिनेशन के साथ और एंड्योरेंस के साथ काम करोगे तो हाउ दिस डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस कैन हेल्प समवन टू विन दिस स्ट्रगल। इस लड़ाई में कैसा कामयाब होगा डिटर्मिनेशन और एंड्योरेंस के साथ, वो भी हमेशा उनका कहना रहता था। द ओल्ड मैन इज एट द एंड ऑफ द नॉवल वेरी नियर डेथ। वो जो ओल्ड मैन हमारा नॉवल के अंदर का ओल्ड मैन है, ही इज एट द एंड ऑफ द नॉवल वेरी नियर डेथ। नॉवल के एंड होते होते ही वॉज वेरी नियर डेथ, मतलब मौत से एकदम करीब पहुंच गया। बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस विल लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो स्टोरी है इस ओल्ड मैन का सफरिंग्स का, उन्होंने जितने सफरिंग्स उठाए, जितने मुश्किलें उठाए, एंड द लॉस, उन्होंने जो खोया अपने लाइफ में, ये सभी कुछ रीडर्स के मेमोरी में या उनके विलेज के लोगों के मेमोरी में हमेशा यादगार रहेगा। अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ ट्रायम्फ। आखिरकार अल्टीमेटली उसका स्टोरी इज वन ऑफ ट्रायम्फ, जीत का स्टोरी होगा। ट्रायम्फ यानी विक्ट्री, जीत। बिकॉज द टेल्स ऑफ हिज लाइफ विल लिव ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ। क्योंकि उनके जो लाइफ का टेल्स यानी स्टोरीज दैट विल लिव, वो जिंदा रहेगा लोगों के मन में इवन आफ्टर हिज डेथ। उनके मौत के, मरने के बाद भी, उनके निधन के बाद भी लोगों के मन में वो जिंदा रहेगा। एंड इन दैट वे हिज स्टोरी विल बी ऑफ ट्रायम्फ। द नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1952। ये नॉवल 1952 में पब्लिश किया गया। व्हेन पीपल वर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द मास डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द 2 वर्ल्ड वॉर्स। और ये स्टोरी कब पब्लिश हुआ? उस वक्त जब पूरे दुनिया के सभी लोग वॉज ट्राइंग टू रिकवर, किसमें से? द मास डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन। रॉट बाय मीन्स कॉज्ड बाय द 2 वर्ल्ड वॉर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्शन को, बहुत सारे तबाही, बहुत बड़ा तबाही को दुनिया देखा। काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी, लाइफ, सब कुछ ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उस वक्त पीपल वर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे थे पूरे मानव जाति। एट दैट वेरी मोमेंट, उस टाइम में ये स्ट्रगल का स्टोरी पब्लिश हुआ। सो इट विल बी अ सपोर्ट टू द पब्लिक टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। And this tale of endurance and ultimate triumph immediately struck a chord
with the readers. Struck a chord means हार्ट में एक नया तरंग, हार्ट में एक नया वाइब्रेशन क्रिएट किया. अदरवाइज वी कैन से दैट रीडर्स का दिल को छू गया, रीडर्स के दिल को हिला दिया. ऐसा एक स्टोरी था. बिकॉज इट वॉज अ स्टोरी ऑफ एंड्योरेंस, मीन्स कॉन्स्टेंटली लड़ते रहना, कॉन्स्टेंटली कुछ काम के लिए, कुछ पर्पस के लिए काम करते रहना विदाउट एनी कंप्लेंट, पीछे मुड़े बिना, एंड एट अल्टीमेट ट्रायम्फ. और उस एंड्योरेंस से आखिरकार ट्रायम्फ मिला, विक्ट्री मिला. ये स्टोरी लोगों के, रीडर्स के मन को थोड़ा सा वाइब्रेट किया. राइटिंग स्टाइल. अभी इस नॉवल का राइटिंग स्टाइल के बारे में. हेमिंगवेज लैंग्वेज इज सिंपल एंड पिटी. हेमिंगवे का लैंग्वेज, वो नॉवल लिखने के लिए जो यूज़ करने वाले लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होता है. एंड पिटी मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्रीफली, फुल ऑफ विगर. विगर मीन्स एनर्जेटिक. घुमा फिरा कर वो बात नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ही मोस्टली राइट्स इन शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस. अक्सर वो शॉर्ट में और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस में लिखते हैं, मुद्दे पे डायरेक्ट आते हैं. एंड प्रैक्टिसेस एन एक्सट्रीम इकोनॉमी इन हिज यूज ऑफ वर्ड्स. एंड ही प्रैक्टिस एक्सट्रीम इकोनॉमी. ओवर काउंटेड वर्ड्स नहीं देते हैं, बहुत ही कम वर्ड्स में वो वर्ड्स इस्तेमाल करने में कुछ कंजूसी करके इस्तेमाल करते हैं. बहुत ही इकोनॉमिकली वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ज़्यादा एक्सैजरेट करके नहीं लिखते हैं. दिस सिंप्लिसिटी इज डिसेप्टिव. डिसेप्टिव मीन्स चीटिंग जैसा या मिसलीडिंग बोल सकते हो. मतलब ये जो सिंप्लिसिटी से जो लिखने का स्टाइल है, उसकी वजह से रीडर्स मिसलीड हो जाता है. मतलब रीडर्स को गलतफहमी हो जाता है. जो मीनिंग हेमिंगवे ने अपने राइटिंग्स में दिया, उससे कुछ अलग मीनिंग रीडर्स समझ जाते हैं. And the reader can read his work again and again and find new layers of meaning every time. अगर वो रीडर्स एक बार रीड किया, बार बार रीड करने पे हर बार वो मीनिंग, वो जो सेंटेंसेस का मीनिंग है, अलग अलग दिखेगा, उनको अलग अलग समझेगा. माई थॉट्स मीन्स हमारा जो राइटर है उनका सोच, हेमिंगवे का नॉवल के लिए उनका क्या सोच है. आई फर्स्ट रीड दिस नॉवल ईयर्स अगो. हमारा राइटर कह रहा है कि मैं ये नॉवल बहुत साल पहले पहली बार रीड किया. व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल. तब मुझे इस नॉवल बिल्कुल नहीं समझा. एंड वॉज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड. मुझे बिल्कुल इम्प्रेशन नहीं हुआ. आई वॉज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड. बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई इम्प्रेशन हुआ ही नहीं. इन स्पाइट ऑफ दिस अ विविड इमेज रिमेंड विथ मी. भले ही मुझे कुछ समझा नहीं, मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, उसके बावजूद अ विविड इमेज, एक क्लियर, विविड मीन्स क्लियर, एक क्लियर इमेज रिमेंड विथ मी, मेरे अंदर रह गया इस नॉवल को लेकर. एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ. इतना एक इमेज मेरे अंदर रहा कि एक ओल्ड मैन अपने फिशिंग लाइन, अपने फिशिंग रोड को पकड़ते हुए खड़े हैं. विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ मीन्स दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ. उसके जितना बचा कुचा ताकत को लेकर वो एक फिशिंग लाइन पकड़कर खड़ा है. उतना एक इमेज मेरे मन में रह गया. दैट्स इट. रिसेंटली, अभी आई रीड दिस बुक, आई रेड दिस बुक अगेन. रिसेंटली आई रेड दिस बुक अगेन. अभी मैं फिर से ये बुक को पढ़ा. एंड वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड. और मैं पूरी तरीके से बहुत एक्सट्रीमली, बहुत ही सीवियरली आई वॉज मूव्ड. मेरे अंदर बहुत बदलाव आया या मैं हिल गया रीड कर ये बुक रीड करके. द फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ द मैन्स कैरेक्टर. फॉर्मिडेबल मीन्स ऑसम, कॉसिंग फियर. द ऑसम स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन्स कैरेक्टर. ये ओल्ड मैन का कैरेक्टर का ऑसम स्ट्रेंथ देखकर. द क्वाइट डिवोशन ऑफ द एम्पैथेटिक मैनोलिन. एम्पैथेटिक मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग. दूसरे के लिए एम्पैथी, सिंपैथी वाला व्यक्ति, दूसरों के लिए हमदर्दी. मैनोलिन ये ओल्ड मैन का साथ काम करने वाला उनके अप्रेंटिस थे. आपने ऑलरेडी देखा स्टार्टिंग में. तो मैनोलिन को उनके पेरेंट्स ने इस ओल्ड मैन को छोड़कर जाने के लिए कहा. लेकिन दिस मैनोलिन हैड अ एम्पैथी या सिंपैथी फॉर दिस ओल्ड मैन. बहुत ही सिंपैथेटिकली मीन्स ओल्ड मैन के फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता था. ही डिड नॉट वांट टू लीव द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे. तो उनका जो डिवोशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू
और मैनोलिन और द ओल्ड मैन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप आर वेरी हार्ट वार्मिंग, बहुत ही दिल को छूने वाले, दिल में बहुत ही अच्छा फीलिंग क्रिएट करने वाला है. हेमिंगवेज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सी एंड द क्रिएचर ऑफ द वाटर आर ब्यूटीफुल. हेमिंगवे अपने ऑल थ्रू द नॉवल किस तरह सी को डिस्क्राइब किया हुआ है, समुंदर को डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट स्टाइल, और समुंदर के जो क्रिएचर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ, दैट स्टाइल वॉज वेरी ब्यूटीफुल. द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ desperately. Desperately means hopelessly, कोई उम्मीद नहीं फिर भी, एक्सट्रीमली इंटेंस, बहुत ही तेजी से, उम्मीद भले नहीं है फिर भी बहुत ही तेजी से मार्लिन ने फाइट किया. मार्लिन इज द फिश विच आई शोड यू. मार्लिन फाइट किया फॉर इट्स लाइफ एंड इट्स हार्ड टू नो वेदर आवर सिंपथीज शुड लाई विद द ओल्ड मैन और विद द मार्लिन. और ये बहुत ही मुश्किल था जानने के लिए कि हमारा जो सिंपथी है, हमारा जो हमदर्दी किसके लिए है, ओल्ड मैन के लिए है या मार्लिन के लिए, बिकॉज बोथ वर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ. दोनों अपने जान के लिए फाइट कर रहे थे. तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारा जो फीलिंग है, हमारा जो सपोर्ट है, सिंपथी है, मार्लिन के लिए है या फिर फिशरमैन के लिए. ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है. बट एज द नॉवल प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ता है, द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर इनसेपरेबली लिंक्ड. ओल्ड मैन और मार्लिन दोनों इनसेपरेबली लिंक्ड है. लिंक्ड मीन्स कनेक्टेड टू ईच अदर. दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं कर सकता. ऐसे एक रिलेशन हम ओल्ड मैन और मार्लिन के बीच में इस नॉवल में देख सकते हैं. बिकॉज बोथ स्टैंड फॉर द सेम आइडियल. आइडियल मीन्स आदर्श. या यहाँ पर दोनों एक ही बात को लेकर, एक ही आइडियल के लिए खड़े हैं. बोथ वांटेड टू लिव. दैट इज अ नोबल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन. एक नोबल स्ट्रगल, दोनों एक, वी कैन जस्टिफाई बोथ ऑफ देम. दोनों का अपना अपना जस्टिफिकेशन है. दे वर स्ट्रगलिंग नोबली अगेंस्ट देयर डिस्ट्रक्शन. अपने तबाही को रोकने के लिए, डिस्ट्रॉय होने को रोकने के लिए दोनों अपना लड़ाई लड़ रहे हैं.